हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को वहीं की कमज़ोर कड़ी का पता चल गया था, यानी जंग्स के बारे में पता चल गया था। उस रात जब विंग गाला इवेंट से भाग गया था तो वो तुरंत उस होटल में आ गया था जहाँ वांग जी ठहरा हुआ था, क्योंकि वांग जी ने ऑलरेडी अपने रूम के बाहर मुशन्यू के लिए कीज छोड़ी हुई थी। तो विंग के लिए अंदर जाना बहुत आसान था। वो अंदर जाकर वांग जी के बैग में से कॉलर ले आता है। उसके बाद वो वांग जी के रूम के पास वाले रूम में ही स्टे कर रहा था। हांग गुनजुन ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस इंसान को ढूंढने के लिए उसने अपने गार्ड्स को हर जगह लगा दिया था, वो इंसान तो उसके होटल के रूम के पास वाले रूम में ही ठहरा हुआ था। अगली सुबह जब विंग उठा था तो उसे वांग जी के रूम के दरवाजे की बंद होने की आवाज़ आती है। विंग समझ गया था कि अब लांग वांग जी गुसू के लिए निकल गया होगा, जिससे वो सूशे की मौत के बारे में पता लगा सके। विंग को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, पर उसे पता था कि उसे एक और दिन यही इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही चिंगे छोड़कर जाना उसके लिए सेफ होगा, क्योंकि वांग जी के साथ साथ हुआसांग ने भी अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया था। आफ्टरनून के समय जब वो फिर से सोकर उठता है तो उसे अपने फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है, जो कि वेनिंग का मैसेज था। वेनिंग ने मैसेज में लिखा था, बाहर देखो। विंग एकदम फ्रीज हो जाता है। वो तुरंत अपने रूम की बालकनी में जाता है तो बालकनी पर वहाँ एक फूड डिलीवरी बैग रखा हुआ था। छत पर एक स्मॉल ड्रोन उड़ रहा था। उस ड्रोन ने ही फूड डिलीवरी बैग को वहाँ बालकनी में डिलीवर किया था। किंग तुरंत उस बैग को उठा लेता है। उसमें काफ़ी सारा स्पाइसी फूड था। वो अंदर रूम में आ जाता है और वेनिंग को मैसेज करते हुए लिखता है, ये तुमने कैसे किया? और किसी ने तुम्हें देख लिया तो कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि चिंगी मत आना। वेनिंग कहता है, कोई और इस ड्रोन को उड़ा रहा था, मैंने बस इसे हैक किया और तुम्हारे पास तक भेज दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी ने नोटिस किया होगा। और दूसरी बात, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चिंगी नहीं आ सकता। मैं तुम्हें चिंगी में पीछे फॉलो नहीं कर सकता, ये तुमने नहीं कहा था। वो यूं कहता है, तुम सच में पागल हो वेनिंग। पर उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि वो खाना भी खाया जा रहा था। अब वो उसे मैसेज करता है, क्या तुम इसी होटल में हो? वेनिंग कहता है, नहीं, मैं सड़क के किनारे वाली बिल्डिंग में हूँ। 7 बजे करीब मुझे पार्क में आकर मिलना, तब तक इन लोगों का ढूंढना भी थोड़ा कम हो जाएगा। वो ऑलरेडी ये सोच चुके हैं कि तुम चिंगी से बाहर निकल चुके हो। विंग अब वेनिंग से कहता है, थैंक यू सो मच वेनिंग, मुझे अब जिंगछा से बात करनी चाहिए। विंग जैसे ही जिंगछा को कॉल करता है, पहली रिंग में ही जिंगछा फ़ोन पिक कर लेता है और वही फैमिलियर इरिटेटेड वॉइस सुनाई देती है। जिंगछा गुस्से में कह रहा था, विभूषण, इतने सालों बाद तुम मुझे कॉल कर रहे हो, क्या तुम सीरियस हो? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, आचेंग, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिंगछा कहता है, बकवास बंद करो, इतने सालों से तुम गायब हो गए और अचानक मुझे तुम्हारा मैसेज मिलता है। तुम्हें क्या लगा था इतने सब कुछ के बाद मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा? तुमने फिर से वो काम शुरू कर दिया है और लोगों को मारते फिर रहे हो। तुम्हारी वजह से अब वो लोग जिए के पीछे भी पड़ गए हैं। विंग कहता है, मैं गायब हो गया था क्योंकि तुमने खुद मुझे जाने के लिए कहा था और मैंने कभी जंग्स को बिट्रे नहीं किया है। तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो तुम। जय कहता है, मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए। हमारे साथ रुकने के बजाय, हमारी मदद करने के बजाय तुम मुझे और शिजी को अपने साथ लेकर चले गए। मेरे पेरेंट्स और बाकी सब बिल्कुल अकेले रह गए थे जब वेंस हमला कर रहे थे। तुम्हारी वजह से हमारे पेरेंट्स नहीं रहे। तुम्हें पता था ना पहले से ही कि ये सब कुछ होगा, इसलिए तुम हमें अपने साथ ले गए थे ना? विंग कहता है, नहीं जिंगछा, ऐसा कुछ नहीं है। जिंगछा कहता है, तुम्हें सब पता था, इसलिए उन लोगों के आने से पहले तुमने वो सारी एविडेंस मिटा दिए थे जिससे तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता चले। तुमने किसी की भी मदद नहीं की, तुमने बस खुद को बचाया और मुझे भी अपने साथ ले गए, जबकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं विभूषण, सिर्फ तुम्हारी वजह से। विंग को अब लग रहा था कि जिंगछा को कॉल करने का आइडिया बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिंगछा उसकी बात नहीं सुनने वाला था। वो तुरंत कॉल कट कर देता है और उसके दिमाग में बार बार जिंगछा की कही हुई लाइन ही चल रही थी। वो मन में सोच रहा था, शायद वो सही कह रहा है। मुझे पहले से ही आभास हो जाना चाहिए था जब अंकल जांग ने मुझसे कहा था कि मैं जिंगछा और शिजी को लेकर कहीं दूर चला जाऊं। चाहे जिंगछा विंग की मदद ले या ना ले, पर विंग को उसकी मदद करनी थी। यही सब सोचकर वो अपना लैपटॉप उठाता है और वो सारे एविडेंस जो उसने सूशे के फ़ोन से उठाए थे, जिनमें ये क्लियर था कि सूशे को जियांग यानली को मारने का ऑर्डर दिया गया था, वो सब कुछ जिंगछा को सेंड कर देता है। ऐसा करके वो बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, शायद वेन चाओ और वैन रोहान को जान से मार लेने के बाद ही उसे अब शांति मिल पाएगी। कुछ टाइम बाद उसे वेनिंग का मैसेज रिसीव होता है जो उससे कह रहा था, अब हमें निकलना चाहिए।
तुम्हें ढूंढना उन लोगों ने बंद कर दिया है। वेनिंग कहता है मैं तुम्हें आधे घंटे में ट्रेन स्टेशन पर मिलता हूँ, क्योंकि यिलिंग के लिए कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, तो हमें पहले युनमक जाना होगा, वहाँ से हमें यिलिंग के लिए निकलना होगा। वुयिंग कहता है ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। कुछ टाइम बाद वेनिंग उससे कहता है लांग वांगजी यिलिंग और दफान के आसपास सारे अनाथ बच्चों के बारे में पता लगा रहा है जो अब 20 से 24 साल के बीच के होंगे, और वो जांग फैमिली की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा रहा है। यिंग कहता है अगर वो मेरे असली नेम का पता लगा भी ले तब भी उसे मुझे ढूंढना तो होगा ना। वेनिंग कहता है जेंगचा के साथ तुम्हारी क्या बातें हुई? वुयिंग इस बात पर कुछ नहीं कहता तो वेनिंग कहता है तुम ठीक तो हो ना? वुयिंग कहता है उसने कुछ नहीं कहा, हमेशा की तरह। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैंने बस उसे फाइल सेंड कर दी हैं। वुयिंग इस वक्त यानली को फ़ोन करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि यानली उसकी बात ज़रूर सुनेगी, पर इससे यानली और जेंगचा में प्रॉब्लम्स हो जाते, इसलिए वुयिंग इस प्लान को भी ड्रॉप कर देता है। यिलिंग पहुंचने के बाद वुयिंग सबसे पहले आयुन से मिलता है। आयुन को अपनी गोद में सुला लेने के बाद वेनचिंग, वेनिंग और वुयिंग साथ साथ थे। वेनचिंग उससे कहती है वेंस और जिन्स ऑलरेडी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं वेवुशन, और अब लेंस और नी भी तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वुयिंग कहता है मैं पॉलिटिक्स में कभी भी अच्छा नहीं रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। वेंचिंग कहती है फिलहाल तुम्हें वो सारे एविडेंस रिलीज कर देने चाहिए जो वेंस और जिन्स के खिलाफ हैं। जब जिन गोंगशा और वैन रुहान को अरेस्ट कर लिया जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। विंग कहता है अगर मैं अभी वेंचाओ को जान से मार देता हूँ और 1-2 दिन बाद उन लोगों को उसकी बॉडी मिल जाती है, उसके बाद ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दूंगा। वेंचिंग कहती है तुम्हें ये पहले इन्फॉर्मेशन नीस और लैंस को देनी चाहिए जिससे उन्हें वैंस का पूरा खेल पता चल जाए, क्योंकि वैन रोहान अरेस्ट होने के बाद उनके पास मदद के लिए ज़रूर जाएगा। तभी वेनिंग कहता है लांगवांग जी ने जांग्स के होटल में अपने लिए भी एक रूम बुक किया है। वुयिंग कहता है शिट, वो जानबूझकर मुझे वहाँ बुलाना चाह रहा है। वेंचिंग कहती है तो क्या तुम अब हंगुनजुन के पीछे जाओगे? वुयिंग कहता है नहीं, पर उसे बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि मैं वेंचाओ के साथ क्या करने वाला हूँ। वुयिंग लाइव स्ट्रीमिंग की इनविटेशन लिंक जेंगचा और यानली दूसरी तरफ वांगजी को भेजता है। जेंगचा और यानली को इसलिए ताकि उन्हें पता चल सके कि वुयिंग क्या कर रहा है, उन्हें हर बात की खबर होनी चाहिए, और वांगजी को इसलिए ताकि वांगजी को भी पता चल सके कि अगर कोई भी विविशन की फैमिली को टच करने की कोशिश करता है तो उसका क्या हाल होता है। वेंचाओ के फ़ोन को हैक कर लेने के बाद और उसके शेड्यूल के बारे में पता लगाने के बाद अब वेंचाओ को उसके बिल में से निकाल पाना बहुत आसान था। किंग बस उस ओमेगा के फ़ोन नंबर से जिसके साथ वेंचाओ पास्ट में सो चुका था एक मैसेज वेंचाओ को भेजता है, साथ में पॉन से डाउनलोड की हुई उसी ओमेगा की एक फ़ोटोग्राफ, और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ फिर से समय बिताना चाहता हूँ। वो वेंचाओ को एड्रेस भी सेंड कर देता है। वेंचाओ को जैसे ही वो मैसेज रिसीव होता है वो डायरेक्टली उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। वुयिंग ने अपना सिल्वर मास्क फिर से पहन लिया था। वेंचाओ को कैप्चर कर लेने के बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है और अपनी ऑडियंस जो केवल 3 लोगों की थी, जेंगचा, यानली और लांग वांगजी, उन तीनों से कहता है मेरे पास तुम लोगों को दिखाने के लिए एक गेस्ट यहाँ है। वेंचाओ रस्सियों से बंधा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। वुयिंग उससे कहता है वेंचाओ तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, हमारे गेस्ट को हेलो तो बोलो। वेंचाओ जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर मेरे फादर को पता चल गया ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है, वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे ना कि डॉग्स भी उन्हें नहीं खाएंगे। वुयिंग अपनी कोल्ड और डार्क स्माइल देते हुए कहता है वेंचाओ मैं तो तुम्हें पहचान गया हूँ, पर शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। उस दिन क्लब में तो तुम मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे थे। वेंचाओ की आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं और वो वुयिंग से कहता है तुम लांगवांगजी के ओमेगा हो? वुयिंग कहता है वेंचाओ मैं लैंस को बिलोंग नहीं करता। अगर तुम जांग्स पर अटैक करने के बाद कुछ दिनों तक वहाँ रुके होते तो शायद हम दोनों पर्सनली मिल पाते, तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। वुयिंग अब एक नाइफ लेकर वेंचाओ की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है तुम बहुत मैसी हो वेंचाओ, तुमने काफ़ी सारे लूज एंड्स छोड़ दिए थे जब तुमने जांग्स पर हमला किया था, और मैं हमेशा उन्हीं लूज एंड्स पर अटेंशन देता हूँ। तभी वेंचाओ को वुयिंग की बॉडी पर बना जांग ऑर्गेनाइजेशन का निशान दिख जाता है और वो शिवरिंग वॉइस में कहता है तुम वेवुशन हो? वुयिंग स्माइल करते हुए कहता है इट्स नॉट वेरी इम्प्रेसिव वेंचाओ, तुम्हें तब पता चला जब मैंने तुम्हें दिखाया। वेंचाओ मुझसे कहता है मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मनी चाहिए? वुयिंग कहता है तुमने पूरी जांग ऑर्गेनाइजेशन को मार डाला,
सिर्फ जांग फेंगमैन के डॉटर और सन रह गए थे, क्योंकि मैं पहले ही उन्हें अपने साथ ले गया था, वरना तुम उन्हें भी मार देते। तो जो क्राइम्स तुमने किए हैं, क्या मनी देकर उन क्राइम से तुम छुटकारा पा सकते हो? एंजाओ चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये सब प्रूफ नहीं कर सकते। वो यिंग स्माइल करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं कर सकता हूँ। विंग ने वेंचाओ का जो फ़ोन हैक कर लिया था, उससे उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे जो वेंचाओ ने अपने फादर वैन रोहान को सेंड किए थे। वो फोटोग्राफ्स जांग फेंगमैन और जांग ऑर्गेनाइजेशन की डेड बॉडीज़ के थे। वेंचाओ उन डेड बॉडीज़ के फोटोग्राफ्स को वैन रोहान को भेजकर उन्हें प्रूव करना चाहता था कि वो भी उसका एक लायक बेटा है। जो उसे कहता है, तुम्हें वो सब कुछ कैसे मिला? तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? विंग कहता है, तुमने खुद मुझे वो सब दिया था, इडियट। उस दिन तुम इतने ज़्यादा ड्रंक और हॉर्नी थे कि तुमने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि कोई तुम्हारे फ़ोन को हैक कर रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर रहा है। वेंचाओ कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तुम्हारे फादर को फेवर रिटर्न करने के लिए। जब तुम्हारी डेड बॉडी वो देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई हमारे अपनों को जान से मार देता है। वेंचाओ अब उससे कहता है, तुम ये सब कर रहे हो उस जांग फेंगमैन के लिए, उस इंसान के लिए जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मार दिया था। विंग इस बात पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स थे। जांग फेंगमैन और आंट यू ने कभी भी विभूषण के पेरेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। वेंचाओ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि शायद तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। जांग फेंगमैन ने तुम्हें ये बताया ना कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत के बाद वो तुम्हें अपने साथ ले आया क्योंकि उसे तुम पर दया आ गई थी। पर सच तो ये था कि जांग फेंगमैन ने खुद तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मारा था और तुम्हें अपने साथ ले आया, जिससे वो जिंदगी भर तुम्हें अपना नौकर बनाकर रख सके। वो यिंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। वेंचाओ कहता है, तुम बहुत भोले हो विभूषण। तुम्हारे फादर जांग फेंगमैन की ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन थे। अचानक से उन्हें तुम्हारी माँ से प्यार हो गया और फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ी। क्या तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? ऐसा इसलिए था क्योंकि जांग फेंगमैन को तुम्हारे फादर से प्यार था। जब तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर मिल गई तो जांग फेंगमैन ने उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया और तो और उन दोनों को जान से भी मरवा दिया। विभूषण कहता है, मुझे तुम्हारी फालतू बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम तो आज जान से मरोगे ही, पर तुम ये सोचो कि तुम्हारे फादर का क्या हाल होगा। तुमने और तुम्हारे फादर ने मिलकर आज तक जितने भी क्राइम्स किए हैं वो सब के डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लग गए हैं। किंग नाइफ लेकर आगे बढ़ता है और वेंचाओ के कान में कहता है, मैं लोगों को जान से मारने में बहुत अच्छा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। वेंचाओ कहता है, मैंने जो भी कुछ कहा वो सच है। मेरे फादर तुम्हें ढूंढ भी रहे थे। वो नहीं जानते थे कि तुम कैसे दिखते हो, पर वो तुम्हें सारा सच बताकर तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहते थे। विंग कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे फादर जैसे इंसान के लिए काम नहीं करता। अब वो नाइफ लेकर आगे बढ़ता है और वेंचाओ से कहता है, बहुत हुई बातें। वो नाइफ लेकर सीधे वेंचाओ के चेस्ट पर वार कर देता है। वो कई बार वेंचाओ की बॉडी पर नाइफ से वार करता है। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी वेंचाओ के कहे शब्द चल रहे थे, पर वो खुद को समझा रहा था कि वेंचाओ सिर्फ झूठ बोल रहा था और कुछ नहीं। वेंचाओ अब मारा जा चुका था। विंग को लग रहा था कि वेंचाओ को मरा हुआ देखकर वो चैन की सांस ले सकेगा, पर ऐसा नहीं था। वेंचाओ की कही हुई कुछ लाइंस बार बार उसके दिमाग में चल रही थी। विंग और वेनिंग को चेशान से वापस भी लौटना था, पर विंग एक बार में जाने का सोचता है क्योंकि अभी उसे एक ड्रिंक की ज़रूरत थी। विंग बार में बैठा हुआ था और ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहा था। वेनिंग ने उसे कई बार मैसेज करके पूछा था कि क्या वो ठीक है या नहीं। विंग ने उसे कह भी दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं था। वो कितना भी कोशिश कर रहा था पर उसके थॉट्स काम डाउन नहीं हो रहे थे। उसे इस वक्त किसी की ज़रूरत थी, किसी से बात करने की ज़रूरत थी। वो अपना फ़ोन उठाता है। विंग वेनिंग या वेंचिंग को कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि वो दोनों उसे नहीं समझ पाते। वो जांग फेंगमैन को नहीं जानते थे। विंग यानली को कॉल करने का सोचता है क्योंकि यानली उसे कंफर्ट करती, पर इस वक्त उसके थॉट्स इतने ज़्यादा अनसेटल्ड थे कि वो यानली को भी फ़ोन नहीं कर पाता। उसके बाद उसे एक ही नंबर नज़र आता है जिसे वो फ़ोन कर सकता था, लांग वांग जी का नंबर। वांग जी की प्रोफाइल से विंग को पता चल चुका था कि वांग जी का चाइल्डहुड नेम लंचा है। विंग जैसे ही उसे फ़ोन करता है, वांग जी पहली रिंग में ही उठा भी लेता है। वांग जी फ़ोन पर कहता है, कौन? विंग कहता है, हाय लंचा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। विंग की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वांग जी उससे कहता है, विंग, क्या तुम ड्रिंक कर रहे थे?
वुयिंग को थोड़ा सॉफ्ट फील होता है ये जानकर कि लंजा उसका रियल नेम जान गया है। अब उसे मुशन्यू वाला ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। वुयिंग उससे कहता है, हाँ लंजा। वांगजी अब एक हार्ड टोन में कहता है, नो मोर ड्रिंकिंग वुयिंग। वुयिंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे क्लब में नहीं हूँ लंजा, और ना ही मैंने तुम्हारा कॉलर वेयर किया हुआ है। मैं जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकता हूँ। तभी वुयिंग के पास एक अल्फा वहाँ आता है और वुयिंग को देखकर कहता है, क्या हुआ स्वीट बॉय, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें परेशान किया हुआ है? आधे घंटे से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम यहीं बैठे हो और ड्रिंक किए जा रहे हो। लग रहा है तुम्हें किसी की कंपनी की ज़रूरत है। वांग जी ये सारी बातें फ़ोन पर सुन रहा था। वुयिंग उस अल्फा से कहता है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो वुयिंग? वुयिंग उससे फ़ोन पर कहता है, जालिस मत हो लंचा, कोई अल्फा यहाँ आया था जो मुझे ड्रिंक ऑफर करना चाहता था। वांग जी फिर उससे एक हार्श वॉइस में कहता है, अब तुम बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करोगे और वहाँ से अभी के अभी बाहर चले जाओ। वुयिंग कहता है, मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ लंजा। तभी वो अल्फा फिर वुयिंग से कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन कट क्यों नहीं कर देते? हम दोनों साथ में एक प्राइवेट प्लेस पर जा सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। वुयिंग को उस अल्फा की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो वांग जी का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और उस अल्फा से कहता है, मुझे टच करने की कोशिश भी करना और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो अल्फा अचानक से घबरा जाता है। तभी वुयिंग का फ़ोन फिर से बजने लगता है। वांग जी उसे कॉल बैक कर रहा था। वुयिंग बार से बाहर चला जाता है, ये सोचकर कि वो वांग जी से एक पीसफुल जगह पर बैठकर बातें करेगा। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।